नमस्कार दोस्तों। आज हम इवेल्युएशन मीन्स मूल्यांकन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जो हमारा कह सकते हैं लास्ट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का। अब तक हमने उद्देश्यों के बारे में, शिक्षण के बारे में, अधिगम के बारे में पिछली क्लास में और इसके निवारण या मूल्यांकन परिणाम के बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कस किया था। जो हमारा मेन जो अंतिम पॉइंट है वो मूल्यांकन है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें से जो चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के वो काफ़ी होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन आने की उम्मीद इसमें रहती है, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि कंडीशन रख दी जाती है और कंडीशन में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर बच्चा के सामने बच्चा मान लीजिए कोई क्वेश्चन रख दिया। क्वेश्चन इस फॉर्म में है, मान लीजिए बच्चा दौड़ रहा है, उसको किस तरह से आप उसका मूल्यांकन करेंगे, या कह सकते हैं कि क्लास में अगर मार्क्स कम आ रहे हैं बच्चे के तो उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, या उसका अगला जो आपका स्टेप होगा वो किस रूप में हो सकता है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। जबकि जो शिक्षार्थी और शिक्षक व्यवहार से संबंधित या क्लासरूम अरेंजमेंट या सिटिंग अरेंजमेंट या इस तरह से एक क्वेश्चन उसमें से आने की उम्मीद होती है, जिसमें विद्यार्थी के व्यवहार के बारे में होता है कि क्लासरूम में शोर हो रहा है कि आप उस तरह बच्चे को किस तरह से ट्रीट करेंगे। मीन्स पेडागोजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है। तो वो एक इजी टॉपिक है, उसमें 10-20 पॉइंट दे रखे हैं, वो आप पढ़ सकते हैं बुक में से। जो मेन चीज़ें हैं, अगर हम मूल्यांकन की बात करें, मूल्यांकन है क्या? मूल्यांकन की अगर बात करें, ये है हमारा मूल्य प्लस में अंकन। मीन्स किसी का एक अगर डेटा हम कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं, तो वो हमारा दो फॉर्म में होता है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। मीन्स संख्यात्मक और दूसरा कह सकते हैं गुणात्मक। संख्या के रूप में जैसे हमारे पास मार्क्स हो गए, गुणात्मक इसमें हो गया हमारा इसका बच्चे का या शिक्षार्थी का व्यवहार। अगर मार्क्स की बात करें तो 1 से 100 हो सकता है, या फिर ग्रेड पॉइंट कह सकते हैं कि 1 से 10 हो सकता है, या फिर ABCD हो सकता है इत्यादि, इस फॉर्म में हो सकता है। जबकि व्यवहार में जैसे इंटरव्यू हो सकता है, और इस ऑब्जर्वेशन हो सकती है, उसकी एक रेंज हो सकती है बच्चे की, या उसका मूवमेंट या उसका बिहेवियर, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको लिया जाता है, और उनको भी एक तरह से ग्रेडिंग के रूप में ही उनको स्कोर दिया जाता है। लेकिन जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, मूल्यांकन होता है, वो हमारा व्यवहारिक तौर पर होता है। जबकि इसमें हमारा उसके जो गुण हैं बच्चे के, किस चीज़ के, जो एकेडमिक गुण हैं, जो शास्त्र से संबंधित, जो पढ़ाई से संबंधित कुछ गुण हैं, लिखने की क्षमता, लिखने में गलतियां कर रहा है नहीं कर रहा है, सही लिख रहा है, सही लेखन है नहीं है, जवाब सही से दे रहा है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बौद्धिक रूप से उसी बात को जवाब दे रहा है, या फालतू की चीज़ें उसमें दे रहा है। तो वो चीज़ें क्या हैं, उसकी हमारी संख्यात्मक एक रिजल्ट के रूप में काउंट होता है। अगर इसकी परिभाषा करें तो मूल्य प्लस अंकन मीन्स जब कोई हम कार्य किसी शिक्षार्थी को देते हैं, तो शिक्षार्थी का एक गुणों के रूप में उसका परिणाम कैलकुलेट करना कि वो बच्चे ने कहाँ गलतियाँ की हैं, कहाँ उनको सुधार करना है, उस परिप्रेक्ष्य से उसका समीक्षा करना, उसका मूल्यांकन करना, या फिर उसका अन्वेषण करके उसको तर्क सहित कुछ कारण या उसके निर्धारित कर देना कि आपने यहाँ पर गलतियाँ की हैं और आपको इन चीज़ों में सुधार करना है। इस तरह उसकी समीक्षा करना क्या है, मूल्यांकन कहलाता है। आगे शिक्षण, शिक्षा और मूल्यांकन की परस्परता। इसका मतलब है जो हमारा शिक्षण होता है, टीचिंग होती है, और एजुकेशन और मूल्यांकन, ये किस तरह आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसकी बात करें, शिक्षण क्या है? शिक्षण क्या है? एक प्रक्रिया है। जैसे हमने इस रूम में यहाँ पे पढ़ा है, शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे को एक ट्रेनिंग दी जाती है, एक कुछ सिखाया जाता है, जिसके अगर मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिंग लेवल, दूसरा फिज़िकल बेस्ड पे या साइकोलॉजिकल बेस पे हो सकता है। ठीक है, तीसरी और चीज़ क्या हो सकती है? जो शिक्षण होता है, इसके लिए घटकों की बात करें तो टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, एक मीडियम होता है, और सिलेबस होता है।
ठीक है, इस तरह से कुछ चीज़ें होती है, लास्ट में वैल्यूएशन होता है। तो जो शिक्षण है, शिक्षा है और मूल्यांकन है, मूल्यांकन किस तरह से इन चीज़ों पर, शिक्षण, टीचिंग पर और एजुकेशन से प्रभावित होता है या आपस में जुड़े होते हैं, वो कैसे हम इसका संबंध निकालते हैं। ये एक टीचर है, टीचर क्या करता है, टीचिंग करता है, ठीक है। आगे क्या है, टीचिंग किया, शिक्षण किया, और यहाँ पे क्या होता है हमारा, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मीन्स निर्देश होते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था। और यहाँ पे क्या होता है, हमारा पाठ्यक्रम होता है, मीन्स शिक्षा दी जाती है। इनको क्या किया जाता है, शिक्षा। एक शिक्षा क्या है, एक प्रक्रिया रूप में, प्रक्रिया है। ठीक है, इसका परिणाम क्या होता है हमारा, अधिगम। ठीक है, हमारे पास ये अधिगम निकल के आता है। अधिगम क्या है, हमारी प्रक्रिया है या परिणाम है। तो हम अगर हमारे अपने विचार से देखें तो ये क्या है, हमारा परिणाम होता है। ठीक है, परिणाम कैसे पता चलता है कि ये परिणाम है या नहीं है, तो परिणाम को निर्धारित करने की जो कसौटी है वो क्या है, हमारा मूल्यांकन है। इस अधिगम को एक परीक्षा से गुजर के जाना पड़ता है। उस परीक्षा से गुजरने के बाद अगर वो हमारी सार्थकता को सिद्ध करता है, मीन्स उनकी कसौटियों को पूरा करता है कि बच्चे में वांछित परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, वो उन चीज़ों के आउटकम जो उनके लाभ हैं, हानि हैं, उन चीज़ों से परिचित हुआ है या नहीं हुआ है, तो उन चीज़ों के लिए क्या करते हैं, हम एक परीक्षण करते हैं। परीक्षण क्या है, हमारा मूल्यांकन है। तो हम कह सकते हैं मूल्यांकन बिना इंस्ट्रक्शंस के, बिना टीचिंग के और बिना लर्निंग के संभव नहीं है। तो ये चीज़ें क्या हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड है। जब टीचिंग होगी तभी तो शिक्षा प्रदान की जाएगी, और शिक्षा प्रदान करेंगे तभी बच्चा सीखेगा, और बच्चा जब सीखेगा तो उसी का हम मूल्यांकन करेंगे। तो ये चीज़ें क्या हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। आगे हम बात करें वांछनीय विशेषताएं। वांछनीय विशेषताओं से मतलब है जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन के लिए कुछ हमारी इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन हुआ है। या इसके लिए जो हमारा CBSE है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसने एक CCE का मतलब है कंप्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन। कंप्रिहेंसिव का मतलब है व्यापक या सतत। शिक्षा व्यापकता से मतलब है विस्तृत होना, विस्तृत। और विस्तृत से मतलब है जो हमारा व्यापक क्षेत्र होता है, एक तो होता है हमारा एक संकुचित क्षेत्र। संकुचित क्षेत्र में हमारा जो एक फिक्स पैटर्न होता है, फिक्स पाठ्यक्रम होता है, कैरिकुलम होता है, गतिविधियां होती हैं, एक सिलेबस को एक निश्चित अवधि में हमें पूरा करना होता है। तो वो क्या होता है, हमारा स्कूल एक एग्ज़ाम पैटर्न पे होता है। दूसरा होता है हमारा एक व्यापक स्तर, अनौपचारिक शिक्षण जिसमें होता है, जिसमें हमने बात की थी हमारा जीवन पर्यंत जो प्रक्रिया चलती रहती है। तो औपचारिक शिक्षण से अलग बच्चे की जब रुचि अनौपचारिक चीज़ों में साथ साथ होने लगती है। अनौपचारिक चीज़ों से मतलब है जो हमारा शास्त्र ज्ञान है, मीन्स पुस्तकों के ज्ञान से अलग व्यवहारिक ज्ञान में जब बच्चे की रुचि होती है, तो उसको हम कह सकते हैं कि उसका ज्ञान का स्तर जो है वो संकुचित ना होकर बहुत व्यापक है। और ऐसी कंडीशन हो सकती है कि बच्चे का जो एकेडमिक चीज़ है, जो पुस्तकों में ज्ञान की अपेक्षा बाहरी चीज़ों में उसकी रुचि अधिक हो सकती है। जैसे इसमें बात करें, स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्स के साथ कह सकते हैं प्ले, या मतलब नाटक या एक्टिंग। कल्चरल एक्टिविटीज़ में जैसे डांस हो गया, स्पीच हो गया,
और चीज़ों में जैसे हो सकता है कि बात करें जैसे कम्प्रिहेंसिव में व्यापक स्तर पर स्पोर्ट्स के अलावा कुछ कुछ कोई भी चीज़ इस तरह से ले सकते हैं, जैसे ज्योतिष विज्ञान कह सकते हैं, या इस मतलब व्यापक जो हमारी कैरिकुलम से अलग जो चीज़ें हैं, इसमें लेखन कह सकते हैं। लेखन में कविता, कहानी आदि जो साहित्यिक कलाएं हैं उनमें रुचि हो सकती है। और साथ साथ में जो सतत रूप से होता है, मीन्स एक कंटिन्यू फॉर्म में होता है। तो इसका कहने का मतलब है जो विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी की जब बाहरी चीज़ों में उसका एनरोल होना स्टार्ट हो जाता है, एनसीसी हो सकता है, एनएसएस हो सकता है, कुछ कैंपिंग वगैरह की कुछ इस तरह से चीज़ें हैं, तो उनको इवेल्युएशन होना चाहिए। इवेल्युएशन के साथ साथ में उनको एक जो हमारी एकेडमिक डिग्री हैं, जो उनका मूल्यांकन जो हम करते हैं पाठ्य जो प्रश्न पद्धति के आधार पर, क्वेश्चन पद्धति के आधार पर, या फिर हमारे जो रिटर्न एग्ज़ाम होता है उसके आधार पर, उसके साथ में उनके जो स्कोरिंग है, जो ग्रेड्स हैं, उसको ऐड होना चाहिए। मीन्स अगर बच्चा एकेडमिक का मतलब है जो हमारा पाठ्यक्रम में 40% अंक लाता है, और यहीं पर ये स्पोर्ट्स में अगर बात करें तो यहाँ पे गोल्ड मेडल लाता है, तो यहाँ पे 20% मार्क्स इसके ऐड कर दिए जाएं तो यहाँ पे कितना 60% इसका स्कोर हो जाता है। वहीं पे अगर इसका और अच्छा कुछ परफॉर्मेंस होता है, यहाँ पे मान लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, आगे स्टेट लेवल पे, आगे नेशनल लेवल पे अगर लाता है तो इसमें और 20% जोड़ दिए जाएँ या और 5% जोड़ दिए जाएँ, तो ये लगभग कितना हो जाता है 80 से 85%। तो ये जो चीज़ें हैं जो आउट ऑफ सिलेबस जैसी कुछ चीज़ें हैं, वो एक्टिविटी हैं, इंटरेस्ट लेकर बच्चा जब उनको सीखता है तो उनको उसकी जो एकेडमिक जो मार्कशीट है, उस मार्क चार्ट है, उसमें जोड़ देना चाहिए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टीन्यूस एजुकेशन होनी चाहिए। ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? सीबीएसई के द्वारा। आजकल मतलब अभी कुछ स्कूलों में ये समस्या रहती है कि वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव सीसीई का मतलब क्या है। उनका बस एक मतलब है कि बच्चा जो पढ़ने में अच्छा है उसको सीसीई में मान लीजिए 80 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ और 20 मार्क्स के सीसीई के मार्क्स हुए, तो टीचर्स क्या करते हैं, जिस बच्चे के यहाँ पे 70 मार्क्स आए तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 20 मार्क्स देके इसके 90 कर देंगे। जबकि जो बच्चा इन एक्टिविटीज़ में शामिल हो सकता है, इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में शामिल होता है, तो उसको मार्क्स क्या करते हैं, वो कम देते हैं, और यहाँ पे भी उसके मार्क्स कम रहते हैं, तो यहाँ पे उसका स्कोर डाउन चला जाता है। जबकि यहाँ पे अगर एक्टिविटीज़ में अच्छा है तो यहाँ पे ये भी हकदार है कि 20 में से 20 मार्क्स या जितने भी है 15, 18, 17 जितने भी मार्क्स का वो जिस हिसाब से परफॉर्मेंस है उस हिसाब से उसको ऐड कर देना चाहिए। अगर यहाँ पे 50 मार्क्स भी लेके आता है और 20 यहाँ पे आते हैं तो बच्चा स्कोर, एक एकेडमिक स्कोर जो होगा वो उसको गेन कर पाता है। उसका जो वास्तविक अर्थ है वो इसी पर्पज़ से होता है कि ताकि वो आउटर कैरिकुलम एक्टिविटीज़ में शामिल हो सके और अपना जो भविष्य निर्माण करने में उसको सहायता कर सके। आगे अगर हम बात करें विकल्प आधारित प्रणाली से मतलब है हमारा सीबीसीएस से मतलब है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से मतलब है कोई बच्चा बायोलॉजी में पढ़ रहा है, बायोलॉजी में उसको हिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी एक्सेट्रा कोई भी सब्जेक्ट जो जिसमें उसका मेन अपनी स्ट्रीम के अलावा जिस किसी अदर सब्जेक्ट में अगर बच्चे का इंटरेस्ट है तो वो क्या कर सकता है, इसके एड ऑन में इन सब्जेक्ट में से मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ABC जो भी है उनमें से किसी एक सब्जेक्ट को ऐड कर सकता है। मान लीजिए हिंदी ऐड किया और यहाँ पे क्या होंगे उसके
रिकॉर्ड के साथ में ये जो सब्जेक्ट होगा इसका स्कोर भी ऐड कर दिया जाएगा। और स्कोर किस तरह से करता है, इसमें जो क्रेडिट होते हैं 1 से 10 तक जो हमारे क्या होते हैं क्रेडिट प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों को, और ये क्रेडिट यहाँ पे क्या होता है ऐड हो जाता है। मान लीजिए एक सब्जेक्ट का क्रेडिट हो गया 8, और टोटल जो एकेडमिक होती है, मान लीजिए ग्रेजुएशन डिग्री हो गई 120 क्रेडिट्स की। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चा बायो के 8 सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर देता है। 8 दाई 80, अगर 10 के हिसाब से देखें तो 80 मार्क्स इसके हो गए। और 5 सब्जेक्ट वो क्या करता है, आउट ऑफ जो अपने इस बायो से अलग अगर कुछ सब्जेक्ट चूज़ कर लेता है, मान लीजिए 5, तो 8 के हिसाब से 8 पंजे 40, तो 8 और 4 12। यहाँ पे क्या होता है, उसको 120 क्रेडिट का स्कोर कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि उसने अपना ग्रेजुएशन का या एक डिग्री का जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट थी, मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, उसको फुलफ़िल किया, और उसको हम क्या कर सकते हैं ग्रेजुएट या फिर डिग्री का होल्डर बना सकते हैं। तो उसको हम क्या कर सकते हैं प्रोवाइड कर सकते हैं। ये इसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो वो 2015 में की गई थी। इसका क्या कई फ़ायदे भी हैं, कई नुकसान भी हैं, जिनकी हम अभी बात करेंगे। जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है वो हमारा CGPA क्यूम्यूलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज पर काम करता है। क्यूम्यूलेटिव ग्रेड पॉइंट, क्यूम्यूलेटिव का मतलब है संचित, ग्रेड अंक औसत। इसमें मान लीजिए 1 से 10 तक क्रेडिट दिए गए बच्चों को, तो उनको क्या होता है, जैसे बच्चे ने अपने स्ट्रीम से अलग किसी सब्जेक्ट को चूज़ करा, उसमें उसको कुछ क्रेडिट दिए जाएंगे, और उनको क्रेडिट को क्या कर दिया जाएगा, इसमें ऐड कर दिया जाएगा। जैसे अभी हमने चर्चा की थी, वही सिस्टम है, उसके क्रेडिट ऐड कर दिए जाएंगे। और क्रेडिट लिमिट जो है हमारी किसी डिग्री को क्वालिफाई करने की, वो फुलफ़िल होने के बाद क्या होगा, बच्चे को डिग्री होल्डर बना दिया जाएगा। इसके अगर प्रॉफिट लॉस की बात करें, जो हमारी विकल्प आधारित प्रणाली है, इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं। जो रिज़ल्ट होगा, परिणाम होगा, वो जो पब्लिक है मीन्स सभी को नहीं दिखाई देगा, तो कह सकते हैं परिणाम की प्राइवेसी मीन्स निजता, परिणाम निजता। दूसरी चीज़ क्या कह सकते हैं, सकारात्मक व्यवहार। इसमें क्या होता है, बच्चे का जो स्कोरिंग होती है वो ABCD 1 to 10 तक होता है, और बच्चा इसमें परेशान नहीं रहता कि मेरे 60% आए, मेरे 70% आए। 1 से 10 तक एक ग्रेड भी मान लेते हैं, तो उसको एक कहीं ना कहीं ये संतुष्टि रहती है कि अगर मान लीजिए C ग्रेड आया, और C ग्रेड का मतलब 70 से 80% है, तो उसको कहीं ना कहीं मन में ये खुशी रहती है कि मेरा 80% स्कोर रहा होगा, 70 के बजाय 80% स्कोर रहा होगा। तो उसमें क्या है, उसकी सकारात्मक व्यवहार बना रहता है। आगे क्या है, इसमें व्यापकता से मतलब है वैश्विक दृष्टिकोण। वैश्विक दृष्टिकोण से मतलब है जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो ऑल इंडिया नहीं, ऑल इनसाइड कंट्री नहीं, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड ऑफ आवर कंट्री भी वो चीज़ें क्या होती हैं, मायने रखती हैं, जिससे जो अदर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं दूसरे देशों में जो क्या हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें एडमिशन लेने में, दाखिला लेने में क्या होती है, सुलभता होती है। तीसरा कह सकते हैं इसमें
स्थानांतरण में सुविधा। मान लीजिए बच्चे ने कहीं एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और वो क्या करना चाह रहा है, अपना मान लीजिए उसका रेजिडेंस है वो बदल गया या फिर किन्हीं कारणों से वो यूनिवर्सिटी बदलना चाह रहा है। तो उसमें क्या होता है, जो उसने क्रेडिट अर्न किए हैं उन क्रेडिट के बेस पे ही, उन स्कोर के बेस पे ही वो दूसरे कॉलेज में सेम उन्हीं को कंटिन्यू करके दूसरे कॉलेज में माइग्रेशन ले सकता है, अपना जो एडमिशन है वो दूसरे कॉलेज में ले सकता है। अगर इसके नुकसान की बात करें तो इसमें जो इवेल्युएशन होता है, जो मूल्यांकन होता है वो वास्तविक तौर पर नहीं, एक भ्रामक स्थिति होती है। तो कह सकते हैं भ्रामक मूल्यांकन। जो अभिभावक होते हैं, अभिभावकों को वास्तविक जो स्कोर होता है बच्चे की प्रगति या बच्चे की जो विकास है उसके बारे में पता नहीं चल पाता। तो दूसरा क्या है, परिवर्तन की संक्षिप्त मूल्यांकन। तीसरी चीज़ अगर हम इसमें बात करें नुकसान क्या होता है, विकल्प आधारों में क्या होता है, बच्चा क्या करता है, मूल्यांकन अच्छे से नहीं होगा, उसके जो मूल्यांकन छुपा हुआ रहेगा, वास्तविक नहीं होगा, उसके अपनी प्रॉफिट लॉस के बारे में, उसके अपने स्कोर के बारे में पता नहीं होगा, तो उसकी जो गुणवत्ता होगी, गुणवत्ता में कमी आएगी, गुणवत्ता में कमी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें मूल्यांकन के क्या लाभ हैं, ये तो थे हमारे विकल्प आधारित प्रणाली के लाभ। आगे हम बात करेंगे मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन जैसे हमने बात की, तो मूल्यांकन के हमारे क्या लाभ हैं। मूल्यांकन से क्या लाभ होते हैं, मूल्यांकन हमारी गति निर्धारित करता है, पहला। दूसरा हो गया हमारी गतिविधियों को, गतिविधि नियंत्रण करता है। तीसरी की चीज कह सकते हैं हमें प्रेरित करता है, लक्ष्य के प्रति प्रेरणा। चौथी चीज हम कह सकते हैं, अगर मूल्यांकन से और क्या लाभ है, अपने जो गति है मीन्स समस्याओं को समाधान करने की नए तरीके, मीन्स नई या कह सकते हैं सृजनात्मकता। आगे है रचनात्मक रुचि। रचनात्मक रुचि से मतलब है बच्चा इंटरेस्ट लेके नई नई चीज़ों की क्रिएटर बन जाता है, वो नई चीज़ों को सीखता है, उनमें तर्क लगाता है। जब उसको पता चलता है कि मेरा स्कोर इस बार कम रहा है, तो वो अपनी गलतियों को उनको डायग्नोज करता है, उनको एनालाइज करता है, उसके बाद फिर नए तरीके से उनको शुरुआत करता है, रचनात्मक तरीके से उनको समाधान करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और हमारे सामने आती है, वो है समस्याओं का निदान, मीन्स समस्याओं को पहचानना, समस्याओं का निदान। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मूल्यांकन में, जैसे कह सकते हैं मूल्यांकन अगर किसी बच्चे का करते हैं तो बच्चा क्या करता है, आगे आने के लिए प्रेरित होता है, उसको फर्स्ट आने या सेकंड आने के लिए एक डेडिकेशन होता है कि मुझे फर्स्ट आना है, या मुझे मीन्स कह सकते हैं उसके जो लक्ष्य निर्धारण की जो क्षमता है वो बढ़ जाती हैं। और उस एक सामाजिक प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए वो क्या करता है, खुद को उस जो कसौटियां हैं, जो परिणाम की जो निम्नतम जो कसौटियां हैं, या किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम उसकी क्वालिटी चाहिए, उनको क्वालिफाई करने के लिए, उनको पार करने के लिए वो क्या होता है, प्रेरित होता रहता है। तो कहीं ना कहीं जो मूल्यांकन है वो वास्तविक रूप में शिक्षण का या अधिगम का हमारा परिणाम को निर्धारित करता है और आगे के लिए हमें प्रेरित करता है।
आगे है मूल्यांकन की तकनीकें। मूल्यांकन की तकनीकों में जैसे हमने यहाँ पे बात की थी संख्यात्मक और गुणात्मक, यहाँ पे हम बात करेंगे जो परिणामात्मक, यह संख्यात्मक वही था, परिणामात्मक, दूसरा क्या है हमारा गुणात्मक। परिणामात्मक में कह सकते हैं हमारी रिटन एग्ज़ाम, दूसरा क्या हो सकता है हमारा ऑब्जेक्टिव मीन्स ओरल, रिटन एग्जाम मीन्स लिखित परीक्षा, ओरल मीन्स मौखिक परीक्षा, तीसरा है हमारा कह सकते हैं कि लिखित, मौखिक और मेन चीज़ तो यही है, कह सकते हैं तीसरा उसका व्यवहार, नहीं इसमें मेन चीज़ यही है कि दो ही मतलब रिटन एग्ज़ाम और ओरल एग्ज़ाम, मौखिक और लिखित परीक्षाएं आएंगी। आगे गुणात्मक में कह सकते हैं कि निरीक्षण, परीक्षण, साक्षात्कार, व्यवहार। निरीक्षण से मतलब है बच्चे को किसी टेस्ट से, एक फिजिकल या मेंटल टेस्ट से गुजरना पड़ता है जिसमें उसके बिहेवियर को एक गौर से एक समीक्षा की जाती है, देखा जाता है, उसके बाद हम उसको निर्धारित करते हैं कि हाँ ये बच्चा अच्छा है या उसको क्वालिफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। परीक्षण से मतलब है उसको, जैसे वही निरीक्षण का ही एक रूप कह सकते हैं। निरीक्षण तो होता है ऑब्जर्वेशन और परीक्षण होता है एक्सपेरिमेंट। मीन्स बच्चे को कोई प्रोजेक्ट दिया गया, उसको एक फ़िक्स टाइम दे दिया गया, फ़िक्स टाइम में ही उसको वो चीज़ें कंप्लीट करनी है और उन चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद ही हम कह सकते हैं कि बच्चे ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। साक्षात्कार से मतलब है बच्चे की बोलने की क्षमता, उसकी व्यवहार, जो हमारा परस्पर व्यवहार है, ग्रुप डिस्कशन में हो सकता है और इंटरव्यू हो सकता है। आगे है व्यवहार में क्या क्या चीज़ हो सकती हैं, पैनल में, प्रोजेक्ट में, डेमोन्स्ट्रेशन में और इंटरव्यू में। ये बहुत सारी चीज़ें क्या हैं हमारे उसके बच्चे को व्यवहार को कैलकुलेट करती हैं। रिटन एग्ज़ाम में लिखित परीक्षा लेके, मौखिक परीक्षा में किसी चीज़ के बारे में जैसे साक्षात्कार का ही एक रूप कह सकते हैं मौखिक परीक्षा है। तो आगे हम बात करेंगे मूल्यांकन के सोपान मीन्स जिन स्टेप्स होता है, इसका मतलब सोपान का मतलब, इसमें आती है हमारी स्थानन से मतलब है मान लीजिए कोई बच्चा पीएचडी, मान लो अपने जेआरएफ, नेट जेआरएफ की बात करें और पीएचडी में एडमिशन करने के लिए बच्चा जेआरएफ की तैयारी करता है, तो प्लेसमेंट या स्थानन से मतलब है कि शिक्षार्थी को उस लेवल को चेक करना कि वो बच्चा उस कार्य के लिए एलिजिबल है या उसमें क्या वो गुण हैं। मीन्स उसमें प्लेसमेंट होने के लिए, उसमें स्थानापन्न होने के लिए बच्चे में गुण होने चाहिए, उसकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंसिव और उसके आईसीटी कंप्यूटर से संबंधित, उसके एनवायरनमेंट से संबंधित, या कह सकते हैं कि उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसकी लैंग्वेज, उसका व्यवहार, ये सभी चीज़ें क्या हो उसमें अभिक्षित होनी चाहिए। मीन्स उसमें वो सारी चीज़ें, वो सारे गुण होने चाहिए जिससे उनको उसमें मीन्स प्लेसमेंट किया जा सके। मीन्स उस जिस जॉब के लिए, जिस काम के लिए वो जा रहा है, जिस विषय को वो चूज़ कर रहा है, क्या उसके लिए वो एलिजिबल है या नहीं है। दूसरा है निर्माणात्मकता से मतलब है उसको असेसमेंट करना। असेसमेंट मीन्स उसका मूल्यांकन करना। यहाँ पर तो था स्थिति के हिसाब से, उसकी प्लेस के हिसाब से उसकी असेसमेंट करना। निर्माणात्मकता से मतलब है उसको जो मार्क्स हैं, उसने जो एक्टिविटी की हैं, जो मान लीजिए सेमिनार है, मान लीजिए एक कोई प्रेजेंटेशन देता है बच्चा एडमिशन के लिए, प्रेजेंटेशन या सेमिनार देता है तो उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है
उसमें उसके जो स्किल्स है, उसका सब्जेक्ट है, उसकी जो टॉपिक है, उनको देखा जाता है कि उसने अच्छा टॉपिक या अच्छा प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर किया है, या उसको किसी चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पूर्व ज्ञान है या नहीं है, या सीधा बस उठाया नोट कॉपी किया और वहाँ पे प्रेजेंटेशन दे दी। वो उस चीज़ नहीं होती, उसमें एक्चुअल जो नीड्स होती हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है, उनको फुलफ़िल करना और उनको एक ग्रेड के हिसाब से कैलकुलेट करना क्या है, असेसमेंट कहलाता है। नैदानिक से मतलब है, मान लीजिए किसी शिक्षार्थी ने पीएचडी में एडमिशन ले लिया, तो एडमिशन के बाद क्या करता है वो, उसके जो गाइड होता है, जो निर्देशक होता है, वो क्या करता है, बच्चे को या एसेस करता है, मीन्स उसका मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन करने का जो पर्पस होता है उसका सीधा बस एक तरीका होता है, वो उसकी गलतियों को, भाषाई गलतियों को, उसके प्रेजेंटेशन के तरीके को, उन चीज़ों को सबको ऑब्ज़र्व करता है, उनको निदान करता है, मीन्स उनको पहचानता है। पहचानने के बाद क्या करता है, उनका बच्चे की गलतियों को दूर करने में या डिस्कस करता है, उनको दूर करता है। आगे है योगात्मक। योगात्मकता से मतलब है बच्चे की जो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस जो कुछ चीज़ें होती हैं, उनका व्यवहार या कुछ जो उसने रिसर्च की हैं, जो उसने काम किया है, फील्ड में काम किया है, किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है, किसी सेमिनार में काम किया है, किसी के टीचिंग के लिए या किसी गाइडेंस के लिए या किसी आउटर एक्टिविटीज़ में जो काम किया है, उसको कुछ ग्रेड पॉइंट करके, ग्रेडिंग दे के उसके एकेडमिक मार्क्स में जोड़ना और उसके ओवरऑल जो रिज़ल्ट है उसको बनाना। मीन्स कह सकते हैं कि एकेडमिक प्लस नॉन एकेडमिक दोनों को जोड़ के तब फाइनल स्कोर बनाना। जैसे पीएचडी के जो हमारा कोर्स वर्क होता है, कोर्स वर्क में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट में हमारी मान लीजिए हिंदी लिटरेचर है, तो हिंदी की जो लैंग्वेज, जो टॉपिक होगा हमारा उससे संबंधित। दूसरा होगा हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड, मीन्स रिसर्च कैसे करनी होती है, उसको कैसे, उन चीज़ों को किन 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 नियमों को, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है, किस तरह से प्रेजेंटेशन होती है वो। और तीसरी चीज़ होती है पीपीटी, मीन्स प्रेजेंटेशन देनी होती है। इसका कुछ स्कोर होता है, इसका कुछ स्कोर होता है, इसका कुछ स्कोर होता है, तीनों मिला के तब हमारा 1 ईयर का जो होता है हमारा कोर्स वर्क कंप्लीट होता है। उसके बाद जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसमें हम आगे प्रमोट होते हैं। तो मेन जो रजिस्ट्रेशन होता है हमारा इस प्रोसेस के बाद होता है। तो यही चीज़ है जो हमारा योगात्मक है, योगात्मक सोपान है, स्टेप है, वो यही होता है कि ओवरऑल सभी चीज़ों को मिला के तब फाइनल रिजल्ट वो करना, अनाउंस करना। जैसे यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी में मेंस के ही 7-8 पेपर होते हैं, सभी को मिला के तब फाइनल रिजल्ट देना, वो क्या है हमारा एक समेंटिव या योगात्मक मूल्यांकन है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।